वाई एक्स आई प्लस यू आई, इसको निकाला कैसे जाए, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए। तो अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली की इनकम हमको दी हुई है और उस इनकम लेवल पे एक्सपेंडिचर हमको निकालनी है, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके और यू आई के सम में, जिसमें ई वाई एक्स आई क्या है, एवरेज है, मीन कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर उन सारी फैमिलीज का एक पर्टिकुलर एक्स आई पर या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर। और इसको हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक या डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट। और ये जो यू आई है जो कि एक रैंडम या नॉन सिस्टमैटिक कंपोनेंट है, इसका नेचर भी हमको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक डिस्टरबेंस टर्म है ये। लेकिन हम इसको एक तरीके से प्रॉक्सी या सरोगेट भी मान सकते हैं, यानी हमको ये टर्म हमने निग्लेक्ट किया हुआ है, ये वास्तव में जुड़ता है इसके साथ पर इट इज बीइंग निग्लेक्टेड या ओमिटेड, ये वाई को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमने इसको फिर भी रिग्रेशन मॉडल में नहीं लिया है, ये यू आई हमने नहीं लिया है। मगर कुछ ना कुछ है ऐसा जिससे कम या ज्यादा हमारा ये वाई है उस एवरेज से, तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐड हो रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा माइनस हो रहा है जिसको हम अपने रेग्रेशन मॉडल में नहीं ले रहे हैं, मगर उसको समझने के लिए हम यहां लिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम एज्यूम करें कि किसी एक एक्स आई पर हमारा कोई वाई है, तो वो उसको हम लिखेंगे कैसे, वाई आई बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, यहां तक हमने कर लिया था। इसमें एक और टर्म जोड़ दिया हमने यू आई, जो कि स्टोकेस्टिक स्पेसिफिकेशन है या डिस्टर्बेंस है या एरर है, यानी उस फैमिली की इनकम प्लस एक डिस्टर्बेंस टर्म। तो एक इंडिविजुअल का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मान लीजिए एक वही चार्ट में अगर हम देखें तो y1 एक पर्टिकुलर में देख लें जहां पर xi हमारा 80 था, तो y1 कितना हुआ, पहला हमको मिला है 55, ठीक है, दूसरा मिला है 60, तीसरा मिला है 65, चौथा 70, 75 और ये इस फॉर्म में आया है। तो इसमें सब में u1 u2 u3 ये जुड़ा है, यानी कि 55 इसका एवरेज आया है पर 65 से 10 कम है, तो ये डिस्टर्बेंस एलिमेंट 10 हो जाएगा। 60 से 5 ज्यादा है तो यहाँ 5 प्लस हो जाएगा, 65 में यहाँ 0 हो जाएगा, 70 के लिए -5 हो जाएगा। इस तरीके से ये u1 u2 u3 रहेंगे, एक तरीके से डिस्टर्बेंस टर्म। तो अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों तरफ ले लें इस इक्वेशन के, यानी दोनों तरफ हम एक्सपेक्टेशन लगा दें अगर, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई और यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो ये तो कुछ नहीं होता, ये वैसी का वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई ये आ जाएगा और यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई। तो वाई आई और वाई ये तो एक ही चीज है, हम किसी एक पर्टिकुलर एक्स आई पर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों एक ही टर्म है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई 0 आ जाएगा, यानी वास्तव में ये 0 ले रहे हैं हम, मगर ये कुछ ना कुछ होता है। तो रेग्रेशन लाइन जो पास हो रही है इन कंडीशनल मासेस से जो कि y की वैल्यूज हैं, ये हमको ये बता रही हैं कि जो कंडीशनल मीन वैल्यूज हैं ui की वो 0 है, तभी तो यहां से जा रही है। अगर u1 मान लो 5 होता तो ये 55 प्लस 5 कितना हो जाता, 60, मगर यहाँ तो 55 है। यहाँ 60 प्लस 5 कितना होता, 65, मगर यहाँ तो 60 है। इसका मतलब u1 u2 u3 कितना है हमारे इस वाले के इस इक्वेशन के हिसाब से 0 है। वहां हमने इसको u1 u2 u3 0 ले लिया, यानी हमने इसको एरर फ्री ले लिया, एक तरीके से एक आइडियल कंडीशन ले लिया है, तब हमारे पास ये सब आया है। इसका एवरेज 65 आया है। हमने मान लिया है कि कोई भी हमारे पास ऐसा कोई एरर नहीं है, लेकिन वास्तव में होता है। तो इस डिस्कशन से हमको ये समझ में आता है कि अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो चलो ठीक है, हमारा काम बन जाता है, मगर अगर इसको 0 ही लेना था तो प्लस में लिखा क्यों इसको। इससे हमको एक चीज क्लियर हो जाती है, वो ये कि कुछ और भी ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमारे कंजम्पशन पर असर कर रहे हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। इनकम का हम जो उपयोग करते हैं, कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर होता है किसी भी इंडिविजुअल फैमिली का, उस पर और भी ऐसे वेरिएबल हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से उस पर असर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, या किसी की इनकम कम है तो कम ही वो कंजम्पशन करेगा। कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंजम्पशन पे असर कर रहे होते होंगे, लेकिन हमको नहीं पता, तो हम इसलिए उसको अपने रेग्रेशन मॉडल पे इंक्लूड नहीं करते। यानी ढांचा तो यही है, मगर यूआई को हम इंक्लूड करते नहीं है।
दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर रेग्रेशन मॉडल। मगर ये होता है, ये बताने के लिए कि केवल इनकम का ही असर नहीं हो रहा है हमारे वाई पर, एक और ऐसी कोई चीज होगी जिनका असर हो रहा है। क्लियर? तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म की, तो वो सबसे पहले आती है वेगनेस ऑफ थ्योरी। मतलब ये है कि वाई को हमने जो भी बनाया है, जो भी हमको मिला है वाई, वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। यानी कि वीकली इनकम अगर एक्स की कुछ है और उसका असर इन कंजम्पशन पर हो रहा है वाई पर, तो वो ठीक है, हो रहा है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनका असर वाई पर हो रहा होगा और हमको नहीं पता, तो उसकी जगह हम यूआई लिख देते हैं। उसकी जगह यूआई लिख रहे हैं जो हमने इग्नोर कर दिया, ओमिट कर दिया या एक्सक्लूड कर दिया, वो सारे वेरिएबल्स की जगह हमने यूआई लिख दिया। तो ये इसकी वेगनेस है थ्योरी की। सेकंड है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अगर हमको पता भी है कि हमने कुछ चीज एक्सक्लूड कर दी है, कुछ हटा दी है वेरिएबल्स को, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ और भी वेरिएबल्स हैं। तो ये टू वेरिएबल रेग्रेशन कैसे हुआ? ये तो मल्टी रेग्रेशन हो गया ना, मल्टीपल रेग्रेशन हो गया, सिंपल रेग्रेशन तो हुआ नहीं। लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई क्वांटिटेटिव या कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, हमारे पास उतना डेटा नहीं है कि हम पता लगाएं ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। ये एक प्रैक्टिकल एम्पेरिकल एनालिसिस है कि हम डेटा के बारे में पूरी जानकारी नहीं पा सकते, हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कोई फैमिली है, उसकी जो इनकम है, उसकी जो वेल्थ है, उसको हमने एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मान लिया, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया उसकी इनकम के वेरिएबल के अलावा भी। मतलब इनकम के अलावा भी उसके पास कुछ और भी है, वेल्थ। और अब हम इनकम भी ले रहे हैं, उसकी वेल्थ भी ले रहे हैं। वेल्थ यानी उसकी कोई संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, और अब उसके हिसाब से उसका कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास उसके वेल्थ की इंफॉर्मेशन तो है नहीं। हमको पता है कि उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए पर मंथ मिलती है सैलरी, तो वो खर्च कितना करता है? 20,000 रुपए। लेकिन हमको नहीं पता उसकी वेल्थ कितनी है, उसकी खेती बाड़ी भी है, उसका अनाज घर से आ जाता है, उसके सारे काम हो जाते हैं। मान लो पुलिस वाला है, हफ्ता लेता है, क्या क्या नहीं होता है, ऊपरी की कमाई है, हमको नहीं पता, लेकिन है उसके पास, आ रही है। तो हमको क्या पता चलेगा कि कंजम्पशन पे किसका असर हो रहा है? तो हम एक तरीके से उसको इग्नोर करके रखे हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं केवल इनकम और कंजम्पशन। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने यूआई लिख के उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट है कोर वेरिएबल्स वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया है कंजम्पशन इनकम का, उसके अलावा अगर हम देखें, एक हमारी जो इनकम है X1, मतलब हम देख रहे हैं चिल्ड्रंस पर फैमिली। अभी हमने केवल क्या लिया था? 80, 120, 100 ये सब लिए थे, वीकली इनकम ली थी। मगर अब हम क्या ले रहे हैं? पहला X1 ले लिया हमने कि एक फैमिली में चिल्ड्रंस कितने हैं। दूसरा हमने देख लिया कि सेक्स रेशियो क्या है। तीसरा रिलीजन क्या है। चौथा एजुकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन क्या है। इन सबका भी तो असर कंजम्पशन पर होगा, और इन सबका मिला के भी असर होगा, या इनमें से कुछ आपस में मिलके कंजम्पशन पे असर होगा। छोटा होगा या बड़ा होगा, सिस्टमैटिक होगा, नॉन सिस्टमैटिक होगा, रैंडम होगा, और जिसको हम अपने मॉडल पे इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा अंदाजा लगा लेता है कि तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट है वेरिएबल्स का, रैंडम वेरिएबल्स का, उसे हम यूआई कहते हैं। तो कोर वेरिएबल्स हमारे क्या हो गए? एक्सआई हो गया। और पेरिफेरल वेरिएबल, यानी पेरी मतलब क्या होता है? पेरिफेरल, जो बहुत बाउंड्री पे होते हैं, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। वो पेरिफेरल वेरिएबल्स हैं यूआई, जिनका असर होता है मगर कंसीडर नहीं किया जा सकता, मगर होता है उनका असर। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक रैंडमनेस इन ह्यूमन बिहेवियर। अब सपोज हम मान लेते हैं कि सारे वेरिएबल्स हमने मॉडल में इंक्लूड कर भी लिए, लेकिन कुछ ऐसे इंट्रिंसिक रैंडमनेस इंडिविजुअल होते हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, चाहे जितना हम ट्राई करें, और इसी के लिए हमको यूआई का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। देन पुअर प्रॉक्सी वेरिएबल्स। हालांकि जो क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी ये जो वीडियोस है
जो सेकंड पार्ट है इसका, ए बी सी जितना भी आता है, इसके बाद जो वीडियो थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम उस क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल को पढ़ने वाले हैं। तो वो उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि मान लेते हैं कि वेरिएबल्स y और x है और उनको हम बहुत एक्यूरेटली मेजर भी कर लेते हैं, लेकिन ये जब डेटा हम निकालेंगे तो इसमें बहुत सारे एरर्स होंगे मेजरमेंट के। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी एक थ्योरी बनाई थी, बहुत फेमस थ्योरी थी, कंजम्पशन फंक्शन। उसमें उन्होंने एक चीज ली है परमानेंट कंजम्पशन, सपोज YP, परमानेंट इनकम की वजह से जो आती है कंजम्पशन। लेकिन चूंकि इसका डेटा डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता प्रैक्टिस में, तो हम प्रॉक्सी वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि करंट कंजम्पशन, करंट इनकम, क्योंकि हमको नहीं पता परमानेंट कितनी है, क्योंकि करंट तो ऑब्जर्व हो रही है, अभी है, मगर परमानेंट उसके पास कितनी है, कहां कहां से उसका पूरा एडिशन हो रहा है उस इनकम का, उस वेल्थ का, ये हम नहीं जानते। और चूंकि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट वाली, और जो वास्तव में है उसके पास इनकम परमानेंट वाली, वो बराबर भी नहीं हो सकती, तो वहां हमेशा एक प्रॉब्लम होगी कि हम उसका मेजरमेंट करें भी तो उसमें एरर होगा। तो अगर हम यू इस्तेमाल करते हैं तो एक तरीके का एरर ही होगा, जो हम अगले पार्ट में करेंगे कि अगर ऐसे एरर्स हैं मेजरमेंट में जिनका बहुत सीरियस इंपैक्ट हो सकता है, तो उनको हम एस्टिमेट कैसे करें। फिलहाल तो हमने 0 ले लिया है, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन हमारे पैरामीटर्स पर, बीटा पर क्या होता है, ये हमको जरूर पढ़ना है।